तो किडनी एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? किडनी एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है कि हमारी जो किडनी है, जब हम बेबी थे या जो बेबी होता है माँ के पेट में होता है, उसकी किडनी कैसे बनती है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वैसे ये ड्राई लगता है, लेकिन अगर आपको ये समझ आ जाएगी ना तो ये बहुत आसान है। किडनी एम्ब्रियोलॉजी किडनी एम्ब्रियोलॉजी ये बहुत आसान है, बस आपने इसको गौर से समझना है। फिर मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाता हूँ, फिर आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है। आप आपको पता होना चाहिए कि जब फोर्थ वीक आता है ना, जब फोर्थ वीक आता है, ये आपकी बुक में बातें नहीं लिखी हुई, सिर्फ आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा नॉलेज बता रहा हूँ ताकि आपको बातें समझ आ सके। जब हमारा फोर्थ वीक ऑफ गेस्टेशन होता है, जब बेबी को 4 हफ्ते गुजर चुके होते हैं, तो 4 हफ्ते के बाद क्या होता है, मीजोडर्म जो होती है, जो मीजोडर्म होती है, हमने पढ़ा था ना कि हमारी 3 लेयर्स होती है, मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। जो मीजोडर्म होती है, इसमें से क्या निकलता है, इसमें से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं यूरोजेनिटल साइनस, यूरोजेनिटल साइनस या रिज, यूरोजेनिटल साइनस या फिर रिज भी हम इसको कहते हैं। अब ये जो यूरोजेनिटल रिज है ना, इससे एक और हमारे पास स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक नेफ्रोजेनिक कोड। ये आप अपनी बुक पे लिख लें ताकि आपको बाद में ये बोले ना कि हमारी जो फोर्थ वीक जब होता है, फोर्थ वीक में क्या होता है, हमारी किडनी बनना स्टार्ट होती है। और क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी मीजोडर्म होती है, मीजोडर्म में क्या होता है, एक यूरोजेनिटल रिज बनता है। यूरोजेनिटल रिज बनता है, और यूरोजेनिटल जो रिज होता है ये आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेफ्रोजेनिक कोड में। अब ये जो नेफ्रोजेनिक कोड है ना, इसने हमारी किडनी बनानी। अब इसको आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको ये और ज्यादा क्लियर होगी। ये देखो, ये एक डायग्राम मैंने एक बुक से उठाई है, पहले आप इसको समझ लो कि ये क्या क्या चीज है डायग्राम। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये नजर आ रही है सबको। अच्छा, ये डायग्राम है और ये एक बेबी की डायग्राम है। अब फर्ज करो कि ये एक बेबी है जो कि अभी चौथे हफ्ते पे पहुंचा है, उसको 4 हफ्ते गुजर चुके हैं। अब जब 4 हफ्ते गुजरेंगे ना, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्या होगा, आपकी एक नेफ्रोजेनिक कोड बनेगी। तो ये सारी जो जितनी भी ये वाली सारी है, ये रेड ब्लू, ये सारी जो है, ये सारी क्या है, दिस इज योर नेफ्रोजेनिक कोड। और इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसने क्या बनाना है, हमारी किडनीज बनानी है। तो जब हमारा बेबी 4 हफ्ते में गुजरता है, तो क्या होता है, उसमें नेफ्रोजेनिक कोड बनती है। इसको आपने बुक पे लिख लेना ताकि आपको ये भूले ना। अब ये जो नेफ्रोजेनिक कोड है ना, अब ये जो नेफ्रोजेनिक कोड है, ये क्या क्या कमाल दिखाती है। सबसे पहले जब हमारा फोर्थ वीक होता है, जब हमारा फोर्थ वीक स्टार्ट होता है, जब चौथा हफ्ता स्टार्ट होता है बेबी की डेवलपमेंट में, तो क्या होता है, हमारे पास पहला स्ट्रक्चर बनता है नेफ्रोजेनिक कोड से। ये जो नेफ्रोजेनिक कोड है, इससे पहला स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम कहते हैं प्रोनेफ्रोस। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोनेफ्रोस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोनेफ्रोस कहते हैं। और प्रोनेफ्रोस कब बनता है, फोर्थ वीक पे बनता है। फोर्थ वीक जब शुरू होता है, तो तब हमारा क्या बनता है, प्रोनेफ्रोस बनता है। ये आपने याद रखना है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रोनेफ्रोस को पढ़ते हैं, फिर हम दोबारा डायग्राम की तरफ आते हैं। तो प्रोनेफ्रोस के बारे में आपने क्या देखना है, जो हमारा प्रोनेफ्रोस होता है ना, प्रोनेफ्रोस आपको अभी दो बातें पता चली कि यार प्रोनेफ्रोस क्या है। पहला स्ट्रक्चर है जो कि हमारी किडनी को बनाता है, और ये क्या है, ये फोर्थ वीक के, जब फोर्थ वीक हमारा स्टार्ट होता है, तो तब क्या बनता है, हमारा प्रोनेफ्रोस बनता है। अब जब प्रोनेफ्रोस है ना, जब हमारा चौथा हफ्ता खत्म हो जाता है, जब हमारा एंड हो जाता है चौथा हफ्ता गेस्टेशन का, तो ये जो प्रोनेफ्रोस है ये क्या कर जाता है, ये डीजनरेट कर जाता है। तो ये पहला एमसीक्यूज है कि हमारा जो प्रोनेफ्रोस है ये कब डिजनरेट करता है, ये जनरेट करता है कब। प्रोनेफ्रोस के लिए थर्ड वीक लिखा हुआ है, नहीं डॉक्टर काशिफ, आई थिंक जो प्रोनेफ्रोस है ये फोर्थ वीक में बनता है। मैंने भी जहां से देखा था उसमें फोर्थ वीक ही है। फोर्थ वीक जहां से शुरू होता है वहां पे प्रोनेफ्रोस बनता है, और जहां पे फोर्थ वीक खत्म होता है वहां पे हमारा प्रोनेफ्रोस क्या आ जाता है, डीजनरेट हो जाता है। खैर मैं आपको इसका वो भेज दूंगा, रेफरेंस भी भेज दूंगा। डॉक्टर अदनान और डॉक्टर तहरीम भी बता रहे हैं कि फोर्थ वीक ही है। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं। जो प्रोनेफ्रोस है, जब हमारा चौथा हफ्ता खत्म होता है, तो ये प्रोनेफ्रोस क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। प्रोनेफ्रोस क्या है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारी नेफ्रोजेनिक कोड थी, जो कि क्या होती है, जो कि सबसे पहले बनती है, और ये कब बनती है, ये फोर्थ वीक पे बनती है। और इसमें से पहला स्ट्रक्चर कौन सा बनता है हमारे पास, इसमें पहला स्ट्रक्चर बनता है प्रोनेफ्रोस। ये आपने याद रखना है। और प्रोनेफ्रोस कब बनता है, चौथे हफ्ते के स्टार्ट में, और चौथा हफ्ता जब खत्म होता है, तो ये क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। ये पहला एमसीक्यू है आज के टॉपिक में से। इसको मैं बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये काफी स्टूडेंट ये छोड़ देते हैं टॉपिक, लेकिन आप इन्हें ये छोड़ना नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी कंसेप्ट वाइज। तो प्रोनेफ्रोस कब बनता है, चौथे हफ्ते के शुरू में बनना शुरू होता है, और हमारा जब चौथा हफ्ता खत्म होता है तो क्या होता है, डिजनरेट हो जाता है। पहली बात ही
ये हो गई। उसके बाद आपने क्या याद रखना है कि जो हमारा होता है ना नेफ्रोजेनिक कोड होती है, जो नेफ्रोजेनिक कोड होती है, ये क्या करती है, पहले हमारा जब चौथा हफ्ता गुजर जाता है, जब हमारा चौथा हफ्ता गुजर जाता है, तो फिर क्या होता है, तो फिर क्या होता है, चौथे हफ्ते के बाद जो पांचवा हफ्ता है, पांचवा हफ्ते के स्टार्ट में या फोर्थ वीक के एंड पे हमारा दूसरा स्ट्रक्चर बनता है, हमारा दूसरा स्ट्रक्चर बनता है, और ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसको हम कहते हैं मीजोनेफ्रोस। और ये एमसीक्यूज आपके उसमें एफसीपीएस में आ चुका है, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। मीजोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस हमारा क्या बनता है, नेफ्रोजेनिक जो कोड है, इससे दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या बनता है, हमारा मीजोनेफ्रोस बनता है, मीजोनेफ्रोस बनता है। ये कब बनता है, ये बनता है फिफ्थ वीक, फोर्थ वीक के एंड पे और फिफ्थ वीक के स्टार्ट पे। उसके बाद क्या होता है, जो मीजोनेफ्रोस है, उसके बाद जो जब हमारा फिफ्थ वीक एंड हो रहा होता है या फिफ्थ वीक दरमियान में होता है, तो हमारा तीसरा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट, मीजोनेफ्रिक डक्ट। अब इसको हमने समझना है कि मीजोनेफ्रिक डक्ट क्या है। तो इसको आपने गौर से देखना है, मैं आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम समझाता हूँ, फिर आपको याद हो जाएगा, आपने अपनी बुक पे इसको लाजमी बना लेना है। देखो, अब हम बात करते हैं कि यार जो हमारा प्रोनेफ्रोस था, ये तो चौथे हफ्ते पे रीजनरेट हो गया, लेकिन दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है, मीजोनेफ्रोस है। वो क्या है, मीजोनेफ्रोस है। मीजोनेफ्रोस कब बनना स्टार्ट होता है, हमारे चौथे हफ्ते के एंड पे और फिफ्थ वीक के शुरू में। मीजोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस क्या करता है, मीजोनेफ्रोस हमारी किडनी में तो कोई खास रोल प्ले नहीं करता, बट ये फ्यूचर में जाके जो मेल हजरात होते हैं, जो मर्द होते हैं, इनमें क्या बना देता है, इनमें बना देता है वास डेफरेंस। जो हमारा वास डेफरेंस बनता है ना, वो कहाँ से बनता है, मीजोनेफ्रोस से बनता है, वास डेफरेंस। इसके अलावा एक और डक्ट्स बनाता है जिसको हम कहते हैं वोल्फियन डक्ट्स। इसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे, वोल्फियन डक्ट्स और वास डेफरेंस क्या होता है। तो ये मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा कि यूरोजेनिटल साइनस क्या होता है, और ये सारी चीजें ये हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव में। फिलहाल जो आपने समझना है वो ये है कि मीजोनेफ्रोस क्या है, कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें वास डेफरेंस में और वोल्फियन डक्ट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। बट होता क्या है, जब हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जब हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, और आपको ट्राइमेस्टर का मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ ट्राइमेस्टर का। जो हमारी प्रेगनेंसी होती है ना, जो प्रेगनेंसी होती है, उसको हम तीन ट्राइमेस्टर में मोस्टली डिवाइड करते हैं। और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, इट यूजुअली वन टू एक से लेके 12 या 13 वीक्स, ठीक है, 12 और 13 वीक्स, ये हम डिपेंड करता है सर्टेन कंडीशंस पे। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, वो कौन सा आता है, 1 से लेके 12 या 13 हफ्ते जो होते हैं, उसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो मीजोनेफ्रोस है ना, जो मीजोनेफ्रोस है, मीजोनेफ्रोस क्या करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट एक्ट एज इंटरिम, इट एक्ट एज, एक लफ्ज लिखा हुआ है इंटरिम। तो इंटरिम का, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको इंटरिम का बहुत अच्छे से लफ्ज मतलब पता होगा। इंटरिम क्या चीज है, चलो मैं आपसे पूछता हूँ। आपने पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है, तो पाकिस्तान का वजीर आजम है जी वो क्या नाम है उसका, अनवारुल हक काकड़। वो क्या है, वो एक इंटरिम गवर्नमेंट की है, मतलब कि निगरानी कि जब हमारी परमानेंट किडनी अभी नहीं बनी, लेकिन थोड़े अरसे के लिए जो वो काम करेगा, उसको हम कहते हैं इंटरिम, मतलब कि निगरान। तो जो हमारे मीसोनेफ्रोस होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारी किडनीज अभी सही तरह नहीं बनी होती। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है आपकी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जो आपका मीजोनेफ्रोस होता है, इट एक्ट्स लाइक अ किडनी, और इसको हम कहते हैं इंटरिम, इंटरिम कहते हैं निगरान को। इसको आपने उर्दू में लिख लेना है कि ये निगरान होता है, मतलब तब तक ये किडनी का काम करता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे इसमें कोई खास बात नहीं है जो आपने समझने वाली है। प्रोनेफ्रोस और मीजोनेफ्रोस का बस यही है, और इसमें कोई खास याद करने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, डॉक्टर समीना, ये डायग्राम जो है वो उस बुक पे नहीं है, ये मैंने अपने से एक और बुक से उठाई थी, मैं आपको इसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अच्छा खैर, ये जो मिसोनेफ्रोस और ये प्रोनेफ्रोस है, इसको आपने बस इतना समझ के छोड़ देना है। लेकिन जो याद करने वाली बातें हैं ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, जिसको आपने प्योर रटा मारना है। और अगर आप इसको रटा नहीं मारोगे तो आपको आज को पूरी क्लास समझ नहीं आएगी। वो क्या बात है, देखो, अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि यार ये आपकी जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम क्या है, इसमें जो नेफ्रोजेनिक नेफ्रोजेनिक डक्ट है, जो नेफ्रोजेनिक ट्यूब है, ये क्या है, इट ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये प्रोनेफ्रोस में कन्वर्ट हो जाती है, मिजोनेफ्रोस में कन्वर्ट हो जाती है, और मिजोनेफ्रिक डक्ट में हो जाती है। अब हम ये समझते हैं कि यार जो हमारी मिजोनेफ्रिक डक्ट है, जो मिजोनेफ्रिक डक्ट है, ये कहाँ से आती है, ये कहाँ से आती है, तो इसको हमने समझना है, और इसको आपने थोड़ा सा गौर करना है। इसके अलावा एक मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जो कि कब आता है, जो कि आता है फिफ्थ वीक पे। देखो, जब हमारा फिफ्थ वीक स्टार्ट होता है ना, जब हमारा क्या होता है, फिफ्थ वीक स्टार्ट होता है, फिफ्थ वीक, तो फिफ्थ वीक पे एक और स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम कहते हैं मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक।
मेटानेफ्रिक, जो मेटानेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। अब फिफ्थ वीक पे हमारा किडनी बनना स्टार्ट होती है, और पहला स्ट्रक्चर जो आता है किडनी के रिलेटेड वो आता है मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक क्या है? एक ट्यूब है। ये इस तरह ना एक ट्यूब होती है, फर्ज करो ये क्या है? मेटानेफ्रिक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो कि आपने लाजमी समझनी है, कि ये हमारा क्या है? मेटानेफ्रिक। और ये कब आता है? ये आता है हमारे पास फिफ्थ वीक पे आता है। अब आपने जो बात समझनी है ना वो ये है कि जो मेटानेफ्रिक है इसकी एक आउट बल्जिंग होती है। इसकी एक आउट बल्जिंग होती है, और एम्ब्रियोलॉजी में जो आउट बल्जिंग होती है उसको हम डॉक्टरी की जुबान में क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुलम। उसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्टिकुलम। आउट बल्जिंग जो ऊपर उभार सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्टिकुलम। तो आपने याद रखना है जो मेटानेफ्रिक है, जो फिफ्थ वीक में बना है, उसकी एक आउट बल्जिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं? मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम। लेकिन उसको हम एक और नाम देते हैं, और वो बहुत मशहूर जमाना नाम है, उसको मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। वो क्या है? डेट इज योर यूरिटेरिक बड, डेट इज योर यूरिटेरिक बड। ये आपने बहुत जगह नाम सुना होगा, और आज के बाद इंशाल्लाह आपको ये नहीं भूलेगा कि जो यूरिटेरिक बड होती है ये क्या होती है। आपने याद रखना है, जब बेबी को 5 हफ्ते गुजर जाते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं मेटानेफ्रिक या मेटानेफ्रोस। उसकी एक आउट ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? डाइवर्टिकुलम। उसकी आउट ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? डाइवर्टिकुलम। और ये जो डाइवर्टिकुलम है इसको हम क्या कहते हैं? यूरिटेरिक बड। इसको हम क्या कहते हैं? यूरिटेरिक बड। ये आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आगे हमारे अभी काम आएगा ये। जो यूरिटेरिक बड है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम। ठीक है, तो ये आपको आई होप के बात समझ आ गई है, कि मैं इसको दोबारा डायग्राम से भी समझा देता हूँ। देखो, फर्ज करो कि ये आपकी क्या है? डायग्राम है। ठीक है, ये आपकी डायग्राम है। ये जो उसने रेड से बनाया है ना, ये देखो, ये जो यहाँ पे उसने ये वाला बनाया, ये वाला, ये क्या है? दिस इज योर मेटानेफ्रोस। ये कब बनता है? ये आपके बनता है फिफ्थ वीक पे। और इसकी एक आउट बल्जिंग होती है, ये वाली जो उसने ग्रीन से बनाई हुई है। और ये क्या है? दिस इज योर यूरिटेरिक बड। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एमसीक्यूज आना ही आना है आपको। अगर आपसे एमसीक्यूज इस टॉपिक से पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा कि यूरिटेरिक बड जो है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसको हम जरा देख लेते हैं कि जो यूरिटेरिक बड है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यार यूरिटेरिक बड जो है ये कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काइंडली आपने रटा मार देना है। जो यूरिटेरिक बड है वो क्या क्या बनाता है? सबसे पहले वो बनाएगा यूरिटर। जो हमारी यूरिटर्स हैं वो कहाँ से बनती हैं? यूरिटेरिक बड से बनती हैं। उसके अलावा वो और क्या बनाएगा? यूरिटेरिक बड के बाद क्या बनाएगा? कैलेसिस बनाएगा, जो हमारे मेजर और माइनर कैलिसिस होते हैं किडनी में। उसके अलावा और क्या बनाएगा? कैलिसिस हो गए, आपके यूरिटर्स हो गए, और क्या हो गया? इसके अलावा वो बनाएगा पेल्विस, जो किडनी का पेल्विस होता है, जहां से आपके स्ट्रक्चर एंटर और एग्जिट हो रहे होते हैं। तो वो भी कौन बनाता है? यूरिटेरिक ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, काइंडली आपने इसको नहीं छोड़ना, कि यूरिटेरिक जो ब्लड है ये क्या क्या स्ट्रक्चर बनाता है। तो मेटानेफ्रिक, डॉक्टर मारिया पूछ रहे हैं मेटानेफ्रिक और मिजोनेफ्रिक डक्ट। मेटानेफ्रिक और मिजोनेफ्रिक, हाँ ये वही है, वही तो मैं बता, ये देखो, जो आपकी ये वाली ये मेटानेफ्रिक थी ना, ये मेटानेफ्रोस है। इसकी जो ये वाली डक्ट है इसको हम कहते हैं मेटानेफ्रिक डक्ट। और मेटानेफ्रिक डक्ट से आपकी निकलती है यूरिटेरिक बड। और जो यूरिटेरिक बड है ये आगे गिव राइज करती है किसको? यूरिटर को, कैलिसिस को, पेल्विस को, और किसको? करती है कलेक्टिंग डक्ट्स को। तो ये चार स्ट्रक्चर हैं, इसको आपने लाजमी याद रखना है। ये एमसीक्यूज पूछा गया है कि जो यूरिटेरिक बड है ये किस किस स्ट्रक्चर को बनाती है? यूरिटर को, कैलिसिस को, पेल्विस को, और कलेक्टिंग डक्ट्स को। और अब आपसे कोई बंदा पूछे कि यार यूरिटेरिक बड क्या होती है, तो आपने कहना है जो मेटानेफ्रिक डक्ट है, इसकी इसकी जो आउट पोचिंग है, इसका जो डाइवर्टिकुलम है, उसको हम क्या कहते हैं? यूरिटेरिक बड कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपकी बुक की मैं इसको लाइन भी रीड करवा देता हूँ, फिर आपको और ज्यादा समझ आ जाएगी। उसके अलावा उसने ये बात लिखी हुई है कि जो यूरिटेरिक बड है इट ड्राइव्ड फ्रॉम कोडल एंड। ठीक है, जो आपका बेबी होता है ना, जो बेबी होता है, ये देखो, ये फर्ज करो बेबी है, तो बेबी का जो सर वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम कहते हैं क्रेनियल पोर्शन। ठीक है, जो एम्ब्रियोलॉजी होती है इसको हम कहते हैं क्रेनियल पार्ट है, या क्रेनियल हिस्सा है इसका। और जो इसका पूंछ वाला हिस्सा होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं कॉडल कॉडल ठीक है, कॉडल पोर्शन। तो जो आपका उसने ये लिखा हुआ है कि जो आपकी यूरिटेरिक ब्लड है इट ड्राइव फ्रॉम कॉडल एंड ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट से क्या निकलती है? आपकी यूरिटेरिक ब्लड निकलती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो ये वाला एमसीक्यूज है ना, ये वाला आपने नहीं भूलना,
कि जो यूरिटेरिक बड है ये किस किस को राइज करती है, इट गिव राइज टू यूरिटर, कैलिसिस, पेल्विस एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये आगे अभी आपको काम भी आएगा। उसके अलावा हम आगे चलते हैं और आगे इसमें आपने अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी करना चाहते हो तो आप लिख लो, मैं इधर लिख भी देता हूँ कि जो यूरिटर है, जो हमारी यूरिटर है वो कब बनती है, तो उसके अलावा बाकी चीजें कब बनती है। तो जो यूरिटर है वो बनती है 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। जब छठा हफ्ता गुजर जाता है तो जो यूरिटेरिक बड है वो क्या बना देती है, यूरिटर बना देती है। उसके अलावा जो कैलिक्स है ये कब बनती है, कैलिसिस कब बनते हैं, 7 to 8 वीक्स, 7 to 8 वीक्स। और उसके अलावा जो आपका पेल्विस है, पेल्विस कब बनता है, सॉरी पेल्विस कब बनता है, 7 to 8 वीक्स। एक मिनट, जो आपका है पेल्विस ये कब बनता है, 7 to 8 वीक्स। और जो आपके कैलिसिस हैं इसका डिपेंड करता है, ये ना डिफरेंट होता है, तो कैलिसिस का हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो पेल्विस होता है 7 to 8 वीक पे होता है, जो यूरिटर होता है 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे बनता है, और जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं ये भी आपकी बनती हैं तकरीबन 8th वीक पे। ठीक है, 8th वीक पे ये तकरीबन बनती हैं। तो आपने ये अपनी बुक पे लिख लेना अगर आप लिखना चाहते हो, लेकिन आपने जो कॉन्सेप्ट समझना है वो ये है कि जो आपकी मीजोनेफ्रिक डक्ट है, जो आपकी मीजोनेफ्रिक डक्ट है, फर्ज करो दिस इज मीजोनेफ्रिक डक्ट, इसकी जो आउट बल्जिंग है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूरिटेरिक बड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और ये जो यूरिटेरिक बड है वो आगे क्या क्या बनाता है, यूरिटर बनाता है, कैल्सिस बनाता है, पेल्विस बनाता है और कलेक्टिंग डक्ट्स बनाता है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे उसने क्या बताया हुआ है कि जो आपका जब 10th वीक होता है, तो जब 10th वीक गुजरता है, जब 10वां हफ्ता प्रेगनेंसी का गुजरता है, तो क्या होता है, इट फुली कैनलाइज। मतलब कैनालाइज का मतलब ये होता है कि इसमें जो ल्यूमन होता है वो फुली क्या होता है, कैनाल बन जाती है, वो ओपन हो जाता है। उससे पहले क्या होता है, ये अंदर से बंद होता है, लेकिन जब 10 हफ्ते गुजरते हैं तो इट गेट्स फुली कैनालाइज। इसके अलावा आपने इसमें कोई बात नहीं याद रखनी, लेकिन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये बातें आपने नहीं भूलनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि यूरिटर, कैलिसिस, पेल्विस एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, ये बातें आपने नहीं भूलनी। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे आपका है जी मेटानेफ्रिक मिजनकाइम। अब मेटानेफ्रिक मिजनकाइम क्या होता है, इसको आपने थोड़ा सा गौर से देखना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। मेटा मेटानेफ्रिक मिजनकाइम, मेटानेफ्रिक मिजनकाइम क्या होता है, तो मेटानेफ्रिक मिजनकाइम क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखो, जो आपका एंड पे स्ट्रक्चर बनता है ना, जिसको हम कहते हैं मेटानेफ्रोस, मेटानेफ्रोस वो यहाँ पे बनता है, ये वाला, ये मेटानेफ्रोस होता है। लेकिन इसका ना एक और बड होता है, एक इसका ना एक मिजनकाइम पोर्शन होता है, ये वाला। ये जो आप इसने फ्रोजी कलर का दिखाया हुआ है ना, ये एक गेंद की तरह होता है, मतलब गोल होता है। इसको हम कहते हैं मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, मेटानेफ्रिक मिजनकाइम भी कहते हैं। अब ये होता कैसे है, देखो मैं आपको ना एक स्कीमेटिक डायग्राम समझाता हूँ, फिर आपको इसकी बात समझ आएगी। ये क्या थी आपकी, ये आपकी क्या थी, दिस इज योर, सर मेटानेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक सेम चीज है? नहीं, मेटानेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक सेम चीज नहीं है। जो मीजोनेफ्रिक है ये पहला स्ट्रक्चर है, उसके बाद आपका मेटानेफ्रिक बनता है। पहले मीजोनेफ्रिक होगा, उसके बाद मेटानेफ्रिक होगा। देखो ये आपकी क्या है, मीजोनेफ्रिक डक्ट है, ये क्या है, मीजोनेफ्रिक डक्ट है। इस डक्ट की जो आउट पॉचिंग है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूरिटल बड। इसने आगे क्या बनाया, इसने आपकी यूरिटर बना दी, कलेक्टिंग डक्ट्स बना दी, ये सारी चीजें बना दी। बट इसके आगे ना एक और हमारी लेयर अपेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मेटानेफ्रिक मीजनकाइम। मैं इसको आपको रीड करवाता हूँ, फिर आपको ये समझ आएगी। मीजोनेफ्रोस इज इक्वल टू यूरिटेरिक बड प्लस मेटानेफ्रिक। नहीं नहीं, एक मिनट, मैं जोहा इसको रिपीट आपको रीड करवाता हूँ, फिर आपको इसकी समझ आएगी। पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे, जो जो मेटानेफ्रिक मिजनकाइम है ना, जो मेटानेफ्रिक मिजनकाइम है वो ये वाला स्ट्रक्चर है, गोल। ठीक है, ये अपेयर होता है, कब अपेयर होता है, इट यूजुअली अपेयर्स अबाउट 8th वीक। जब 8th वीक गुजरता है तक, मतलब 8वें हफ्ता जब प्रेगनेंसी का गुजरता है, तो हमारे ये वाला अपेयर होता है क्या, मेटानेफ्रिक मिजनकाइम। अब इसको आपने थोड़ा सा गौर से देखना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो आपका मेटानेफ्रिक मिजनकाइम है ना, जो ये वाला है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है जिसको मैंने ये गोल गोल बनाया है, ये क्या क्या चीजें बनाता है, ये एमसीक्यूज है। ये आपका बनाएगा ग्लोमरुलस, ठीक है, ये आपका क्या बनाएगा, ग्लोमरुलस बनाएगा। और क्या बनाएगा, पीसीटी बनाएगा। और क्या बनाएगा, डीसीटी बनाएगा। और क्या, बस ये चीजें, ग्लोमरुलस, पीसीटी और डीसीटी, ये तीन चीजें कौन बनाएगा, हमारा मेटानेफ्रिक मिजनकाइम। अब आप कहते हैं कि यार समझ नहीं आई, लेकिन मैं इसको दोबारा बताता हूँ। देखो, फर्ज करो कि दिस इज योर नेफ्रॉन, ठीक है, ये क्या है, आपका नेफ्रॉन है। अब हमें हमें पता है कि आपके नेफ्रॉन में क्या होती है, ये पीसीटी होती है। उसके बाद क्या होता है, लूप ऑफ हेनले होती है। उसके बाद क्या होता है, डीसीटी होता है। डीसीटी के बाद क्या होता है, आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। इस तरह ही होता है ना, कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। अब आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि यार जो कलेक्टिंग डक्ट से आगे आगे वाला हिस्सा है ना, ये वाला,
कलेक्टिंग डक्ट्स, उसके अलावा कैलिसिस, उसके अलावा पेल्विस, उसके अलावा यूरिटर। ये सारी चीजें कौन बना रहा है? ये सारी चीजें हमारे पास बना रहा है यूरिटेरिक ब्लड, यूरिटेरिक बड। ये कौन सारी चीजें बना रहा है? यूरिटेरिक बड। लेकिन जो नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है, जो नेफ्रॉन वाला हिस्सा है, जिसमें आपका क्या आता है? ग्लोमरुलस आता है, ठीक है। उसके अलावा क्या आता है? पीसीटी आता है, ठीक है। उसके उसके अलावा आपको क्या आता है? पीसीटी आता है। तो आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है कि यार जो आपका पीसीटी है, जो आपका पीसीटी है, ये भी कौन बनाता है? ये आपका बनाता है मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम, मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम। और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम क्या है? कि देखो, जो मेसोनेफ्रोस की आउट बल्जिंग थी उसको हम कहते हैं यूरिटेरिक बड, उसको हम क्या कहते हैं? यूरिटेरिक बड कहते हैं। और उसके सामने एक स्ट्रक्चर अपेयर होता है 8वें हफ्ते पे, 8वें हफ्ते पे पीसीटी भी बनाता है। डॉक्टर जोहा पीसीटी भी यही बनाता है, जो हमारा मेटानेफ्रिक होता है ये पीसीटी भी बनाता है। अच्छा, जो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम है ये और क्या, ये क्या बनाता है? पीसीटी बनाता है, ग्लोमरुलस बनाता है और डीसीटी बनाता है। और जो आपका ये वाला यूरिटेरिक बड है ये क्या बनाता है? ये आपका यूरिटर बनाता है, और आपका कैलिस बनाता है, पेल्विस बनाता है और यूरिटर बनाता है। मतलब जो आगे वाले स्ट्रक्चर है वो कौन बना रहा है हमारे पास? मीजो सॉरी यूरिटेरिक बड बना रहा है। और जो पीछे वाले स्ट्रक्चर है, जो पहले पहले स्ट्रक्चर जिसमें ग्लोमरुलस आता है, पीसीटी आता है, डीसीटी आता है, वो कौन बनाता है हमारे पास? मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इस पूरे टॉपिक में जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है ना, इसमें से दो ही आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, और वो यही एमसीक्यूज हैं कि जो आपकी यूरिटेरिक बड है वो क्या क्या बनाती है, और जो आपका मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम है ये क्या क्या बनाता है। तो ये आपने काइंडली नहीं भूलना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके अलावा आपने क्या याद रखना है? इसके अलावा हम आगे चलते हैं और यहाँ से आपने थोड़ी सी इसकी साइंस समझ लेनी है कि होता क्या है। देखो, हमारे पास क्या होता है कि जो यूरिटेरिक बड होता है ना, फर्ज करो, मैं दोबारा इसको स्ट्रक्चर बनाता हूँ। फर्ज करो कि ये क्या है? आपकी मीजोनेफ्रोटिक डक्ट है। ये आपकी क्या है? मीजोनेफ्रोस जो थी उसकी डक्ट है। जो मीजोनेफ्रोस होगी उसकी ये डक्ट है। और ये क्या है? ये उसकी क्या है जी? यूरिटेरिक डक्ट है, जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है, दिस इज योर यूरिटेरिक डक्ट, यूरिटेरिक बड। यूरिटेरिक बड होता है ना, जो यूरिटेरिक बड होता है, यूरिटेरिक बड के सामने क्या आता है हमारे पास? क्या आता है? मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम, मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम। अब ये क्या करता है? जब हमारा 8वां हफ्ता स्टार्ट होता है ना, प्रेगनेंसी का 8th वीक गुजरता है, जब 8th वीक गुजरता है तो ये जो यूरिटेरिक बड है ये क्या करता है? इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करता है। इसको क्या करता है? थोड़ा सा छेड़ता है, मतलब कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स भेजता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो यूरिटेरिक बड और जो हमारा ये जो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम है ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। होता क्या है? देखो, पहले जो आपका यूरिटेरिक बड होगा ना, ये क्या करेगा? ये आपके पास कलेक्टिंग डक्ट्स बना देगा। फर्ज करो दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट बन जाएगी। उसके अलावा जब कलेक्टिंग डक्ट, रीनल पेल्विस, यूरिटर वगैरह जो हमारा यूरिटेरिक बड है ये बना लेगा, फिर क्या होगा? फिर ये क्या करेगा? कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स भेजेगा, इसको थोड़ा सा छेड़खानी करेगा इसके साथ। और जब उसको छेड़ेगा, जब उसके पास ग्रोथ फैक्टर जाएंगे, तो जो हमारा मेटानेफ्रिक मीजन कायम है, जो मेटानेफ्रिक मीजन कायम है, ये भी ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और उससे हमारा जो नेफ्रॉन है वो पूरे का पूरा बन जाएगा। ये क्या है? आपका ग्लोमरुलस है। ग्लोमरुलस के बाद आपकी क्या है? पीसीटी, पीसीटी के बाद लूपोफेन है, लूपोफेन के बाद आपका क्या है? डीसीटी। और डीसीटी किस में? आगे कलेक्टिंग डक्ट्स में। और जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं ये आगे क्या बनाती हैं? ये आगे बनाती हैं जी कैलेक्स, ठीक है, कैलेक्स बनाती हैं। उसके बाद आपका पेल्विस आएगा, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के बाद आपका क्या होगा? रीनल पेल्विस की आपकी बात क्या बन जाएगी? यूरिटर। तो इस तरह ना हमारी किडनी डेवलप करती है। अगर आपको ये सारा प्रोसेस नहीं भी आता तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपने ये स्ट्रक्चर नहीं भूलने कि जो आपका यूरिटेरिक बड है वो क्या क्या बनाता है? वो बनाता है यूरिटर, कैलिसिस, पेल्विस और कलेक्टिंग डक्ट। ये चार बातें बहुत अहम है। उसके अलावा जो मैंने दूसरी हाईलाइट बात की है वो ये है कि जो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम है, जो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम है वो कब बनना स्टार्ट होता है? वो 8th वीक में बनना स्टार्ट होता है। और वो क्या क्या चीजें बनाता है? वो ग्लोमरुलस बनाता है, पीसीटी बनाता है और डीसीटी बनाता है। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। अगर आपको ये आता है तो समझ लें आपको ये पूरा टॉपिक आता है। उसके बाद आपने क्या याद रखना है? उसके बाद आपने याद रखना है कि यार हमने अभी अभी पढ़ा कि जो आप हमारा यूरिटेरिक बड होता है, जो हमारा यूरिटेरिक बड होता है ये क्या करता है? ग्रोथ फैक्टर्स भेजता है। ये क्या करता है? ग्रोथ फैक्टर्स भेजता है। किसको? हमारे मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम को। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार ये अगर जो ये ग्रोथ फैक्टर भेजता है, जो उसको छेड़ता है, अगर उसको वो ना छेड़ पाए, मतलब कि उसकी जो इंट्रैक्शन है वो ना हो पाए, तो क्या होगा? तो हम इसको देखते हैं कि अगर क्या हो? अब्रेशन, क्या हो? अब्रेशन, अब्रेशन का मतलब है कि उसमें कोई रुकावट आ जाए। अब्रेशन इंट्रैक्शन मतलब कि जो इन दोनों में इंट्रैक्शन हो रही थी, अगर वो इंट्रैक्शन ना हो पाए तो क्या मसला आएगा? तो आपने याद रखना है, अगर ये जो दोनों टिश्यूज हैं जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें आपका आता है यूरिटेरिक बड आता है और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम आता है। अगर इनके दरमियान क्या हो? इनके दरमियान ग्रोथ फैक्टर्स का एक्सचेंज ना हो, इनके दरमियान जो छेड़खानी थी, जो एक दूसरे को छेड़ रहे थे, अगर वो ना हो, तो क्या होगा? तो क्या होगा? हमारे पास एक डिजीज आएगी जिसको हम कहते हैं मल्टीसिस्टिक, मल्टीसिस्टिक
मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। और ये हमने अभी अभी पढ़ना है क्लास के बाद, पहले हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। सिर्फ फिलहाल आपने ये याद रखना है कि अगर आपका जो यूरिटेरिक बड और ग्रोथ फैक्टर है ये एक दूसरे से इंटरेक्ट ना कर पाए तो क्या होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को जब कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक डिजीज होगी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जी मल्टीसिस्टिक। मैं दोबारा लिख देता हूँ, मल्टीसिस्टिक। मल्टीसिस्टिक का मतलब क्या है कि जो किडनी होगी उसमें सिस्ट बहुत ज्यादा होंगे। सिस्टम किसको कहते हैं, सिस्टम उसको कहते हैं कि एक अप ग्रोथ सी हो और उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो। ठीक है, तो सिस्ट। मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक, हमारी किडनी क्या हो जाएंगी, डिस्प्लेजिया में चली जाएंगी और उसमें क्या होंगे, मल्टीपल सिस्ट होंगे। और ये क्यों होगा, इट इज ड्यू टू फेलियर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूरिटेरिक बड एंड मेटानेफ्रिक मिजनकाइम। अब हम आपकी बुक पे चलते हैं कि आपने इसको समझना कैसे है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ी सी बातें समझाई हैं और ये डायग्राम मैं आपको बुक उसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा, फिर आपको ये और ज्यादा समझ आ जाएगी। अब हम आपकी बुक पे चलते हैं और बुक पे आपकी क्या लिखा हुआ है मैं उसको अंडरलाइन करवा देता हूँ ताकि आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये देखो, ये आपकी आ गई बुक। अब इसमें आप हाईलाइट करना शुरू करें कि जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो, इसमें उसने वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं और यही डायग्राम उसने समझाई है। देखो, उसने सबसे पहले क्या किया है कि ये आपका पूरा ये वाली जो है ना, जो मैंने रेड से मार्क किया है, इट इज योर नेफ्रोजेनिक कोड। ये सारी की सारी क्या है, नेफ्रोजेनिक कोड है। नेफ्रोजेनिक कोड कब बनती है, हमारे फोर्थ वीक पे बनती है। नेफ्रोजेनिक कोड कब बनती है, फोर्थ वीक पे बनती है। ओके, हमने अभी पढ़ा। फोर्थ वीक क्या क्या बनती है, एक कोड बनती है। किससे बनती है, हमारे यूरोजेनिटल रिज से। ये क्या है, दिस इज योर यूरोजेनिटल रिज। इसने ना आपके जो यूरिनरी सिस्टम है उसको बनाना होता है, लेकिन इससे आपका एक कोड निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रोजेनिक कोड कहते हैं। और ये कब बनती है, हमारे फोर्थ वीक पे बनती है। ओके, हमें समझ आ गई। अब हम कहते हैं कि जब फोर्थ वीक होता है ना, तो एक हफ्ते के बाद ही जो आपका ये प्रोनेफ्रोस है ना, ये क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाए, ये खत्म हो जाता है, ये डीजनरेट, इसका कोई काम नहीं रहता। उसके बाद हमारे दो तीन स्ट्रक्चर बचते हैं। जो दूसरा स्ट्रक्चर बचता है उसको हम कहते हैं मीजोनेफ्रोस। ठीक है, मीजोनेफ्रोस कहते हैं। अब मीजोनेफ्रोस से एक डक्ट निकलती है, एक नाली निकलती है जिसको हम कहते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट। देखो, मीजोनेफ्रिक डक्ट ये आ गई, हमारी मीजोनेफ्रिक डक्ट आ गई। अब जो मीजोनेफ्रिक डक्ट की आउट पहुंचिंग है, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट की आउट पहुंचिंग है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं यूरो उसको हम क्या कहते हैं, यूरिटेरिक बड। उसको हम क्या कहते हैं, यूरिटेरिक बड। अब हम इसको अंडरलाइन करते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। देखो, आपकी बुक ने सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोनेफ्रोस के बारे में। प्रोनेफ्रोस की आपको समझ आ गई कि पहला स्ट्रक्चर जो चौथे हफ्ते पे बनता है वो क्या है, इट इज योर प्रोनेफ्रोस। और ये क्या करता है, जब चौथा हफ्ता गुजरता है तो ये क्या कर जाता है, खत्म हो जाता है, ये डिजनरेट हो जाता है। तो आपने इसमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जब ये कब बनता है, हमारे पास फोर्थ वीक में बनता है। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो मीजोनेफ्रोस है, इसमें आपने क्या याद रखना है कि जब हमारा फोर्थ वीक होता है ना या फिफ्थ वीक स्टार्ट हो रहा होता है, तो क्या आता है, हमारे पास मीजोनेफ्रोस बनती है। अब ये जो मीजोनेफ्रोस है, इट एक्ट्स एज इंटरिम किडनी। इंटरिम किडनी का अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका इनवारुल हक काकड़ है, जो वो क्या है, कि निगरान वजीर आजम है। मतलब कि अभी परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, तो क्या होगा कि आपका जो कोई भी बंदा है वो थोड़े अरसे के लिए वो अपनी जिम्मेदारी को सर अंजाम देगा। तो जो मीजोनेफ्रोस होता है ना, ये जो फीटस होता है, जाहिर बात है अभी बेचारा 4 हफ्ते का बेबी है, तो उसमें से क्या होगा कि आपके पास कोई किडनी डेवलप नहीं होगी। तो जो मीजोनेफ्रोस होता है, ये एक इंटरिम किडनी के तौर पे काम करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सर, एज यू मार्क्ड मींस नेफ्रोजेनिक डक्ट एंड मीजोनेफ्रिक डक्ट सेम। नहीं, मीजोनेफ्रिक डक्ट और जो आपकी न्यूरोजेनिक डक्ट है, ये दोनों डिफरेंट है। देखो, ये पूरी की पूरी डक्ट है जिसमें से आपका प्रोनेफ्रोस आता है, जिसमें आपका मीजोनेफ्रोस आता है, जिसमें आपका मेटोनेफ्रोस आता है। ये सारी की सारी क्या है, नेफ्रोजेनिक कोड है। ये क्या है, नेफ्रोजेनिक डक्ट है, नेफ्रोजेनिक कोड है। बट जो आपकी मीजोनेफ्रिक डक्ट है ना, ये आपकी सिर्फ मीजोनेफ्रोस से निकलती है। जो नेफ्रोजेनिक डक्ट है उसमें प्रोनेफ्रोस भी आता है। ठीक है, वो एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें से आपकी किडनी और सारा स्ट्रक्चर बनना है। लेकिन जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ किससे बनती है, ये मीजोनेफ्रोस से बनती है। देखो, ये बात इतनी अहम नहीं है कि ये कौन सा, बस इसमें आपने स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो समझ लो आपका काम हो गया। तो इसको हम आगे चलते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा जो मीजोनेफ्रोस होता है, ये क्या करता है, एक निगरान के तौर पे काम करता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे उसने लिखा हुआ है कि परसिस्ट इन द मेल जेनिटल सिस्टम एज वोल्फियन डक्ट, कि जो हमारा जो मेल हजरात होते हैं उनमें जो हमारा मेसोनेफ्रोस होता है, ये क्या बनाता है, वोल्फियन डक्ट बनाता है या वैस डेफरेंस बनाता है। इसको हम रिप्रोडक्टिव में दोबारा भी पढ़ेंगे। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि मेटानेफ्रोस परमानेंट, जो मेटानेफ्रोस होता है ये क्या होता है, परमानेंट होता है। ये क्या होता है, परमानेंट होता है। और फर्स्ट अपेयर इन फिफ्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट, जो हमारा पांचवा होता है, पांचवा हफ्ता होता है प्रेगनेंसी का, उसमें ये अपेयर होता है। नेफ्रोजेनेसिस इज नॉर्मली कंप्लीटेड बाय वीक ऑफ 36 ऑफ जेस्टेशन। मतलब के मतलब
मतलब कि जो हमारी नेफ्रोजेनेसिस है, नेफ्रोजेनेसिस का मतलब क्या है कि किडनी फॉर्मेशन 5वें हफ्ते से लेके 36वें हफ्ते तक जारी रहती है। ये एमसीक्यूज है। किडनी फॉर्मेशन कब तक जारी रहती है? 5वें हफ्ते से लेके 36वें हफ्ते तक। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और 36वां जो हफ्ता होता है उसके 4 हफ्ते के बाद हमारे बेबी जो आ जाता है वो दुनिया में आ जाता है। उसके बाद उस जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो ये वाला है, यूरिटेरिक बड और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम। इसको आपने नहीं बोलना, बाकी ऊपर वाला चाहे आप भूल जाओ। जो यूरिटेरिक बड है इसमें हमने क्या पढ़ना है कि जो यूरिटेरिक बड होता है ना, ये क्या है? इट इज मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम। और डाइवर्टिकुलम इसको किसको कहते हैं? मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम किसको कहते हैं? आउट पाउचिंग को। तो जो मेटानेफ्रोस होता है उसके जो आउट पाउचिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? यूरिटेरिक बड। और जो आउट पाउचिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे? यूरिटेरिक बड। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपने नहीं बोलना, इसको हम मैं अंडरलाइन भी करता हूँ, वो क्या है? ये वाला है कि जो आपका यूरिटेरिक बड है, इट गिव राइज टू यूरिटर, पेल्विस, कैलिसिस एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। ये 4 स्ट्रक्चर आपको नहीं भूलने चाहिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। और उसने आगे लिखा हुआ है कि जब हमारी 10th वीक गुजरता है उसका डेवलपमेंट का, तो आपको क्या आ जाता है? जो यूरिटेरिक बड है, जो यूरिटर है, जो कलेक्टिंग डक्ट है, जो पेल्विस है, ये सारे क्या आ जाते हैं? कैनालाइज। कैनालाइज का मतलब है कि इनका जो ल्यूमन होता है वो ओपन हो जाता है। इनका जो ल्यूमन होता है वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और जो आगे आता है जी मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम। मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या है? ये ना एक स्ट्रक्चर है जो कि नेफ्रोजेनिक जो डक्ट थी, जो नेफ्रोजेनिक कोड थी, उसके एंड पे बनता है। और ये कब बनता है? इट यूजुअली अपेयर्स एट 8th वीक। ये तकरीबन 8वें हफ्ते पे बनना शुरू होता है। 8वें हफ्ते पे जब 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी होता है, तो जब 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी होता है ना, तो हमारा जो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम है ना, ये बनना है। अब देखो ये आपका क्या था? दिस इज योर मीजोनेफ्रिक डक्ट। इसकी आउट पोचिंग को हम क्या कहते हैं? यूरिटेरिक बड। ठीक है, यूरिटेरिक बड। अब इसके सामने एक और स्ट्रक्चर अपेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम। और ये क्या होता है? एक पार्ट होता है किसका? मेटानेफ्रोस का एक पार्ट होता है। अब जो आपका ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो जिसको हम कहते हैं मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम, ये कब बनता है? ये 8वें हफ्ते पे बनता है। और इसने क्या बनाना होता है? इसने आपका बनाना होता है ग्लोमरुलस। इसने आपका क्या बनाना होता है? ग्लोमरुलस बनाना होता है, पीसीटी बनानी होती है, और डीसीटी। 3 स्ट्रक्चर इसने बनाने हैं। ये एमसीक्यूज है। उसके अलावा जो आपकी यूरिटर बड है, इसने आपका सेकंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बनाना होता है। और उसमें क्या आता है? उसमें आपके ये हमने चीजें पढ़ी हैं। आपकी यूरिटर आती है, ठीक है? आपकी क्या आती है? यूरिटर आती है, पेल्विस आते हैं, कैलिसिस आते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स आती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। काइंडली आपने इनको नहीं बोलना, बाकी चाहे चीजें आप बोल जाओ, आपको आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जो जो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम है, ये क्या करता है? इट फॉर्म्स ग्लोमरुलस डीसीटी, और एक और इधर लिख रहे हैं पीसीटी। पीसीटी भी यही हमारा बनाता है। ठीक है, तो ये सारा इसमें बातें थी। ये 2 एमसीक्यूज हैं इसमें, और इसके अलावा खास इसमें कोई बातें नहीं है। और आई होप कि आपको ये डायग्राम की थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? यूरोजेनिटल साइनस होता है। जो यूरोजेनिटल साइनस होता है ना, तो यूरोजेनिटल साइनस होता है, ये किससे बनता है? ये मीजोडर्म से बनता है। ये मीजोडर्म से बनता है। इसको लिख ले चाहें कि जो मीजोडर्म होती है ये क्या बनाती है? यूरोजेनिटल साइनस बनाती है। यूरोजेनिटल जो साइनस होता है, इसने आपका पूरा यूरिनरी सिस्टम बनाना होता है। अब जो यूरिनरी सिस्टम है, जो यूरोजेनिटल साइनस है, ये एक और किस्म का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक डक्ट। नेफ्रोजेनिक डक्ट में आपने क्या बनानी होती है? आपका यूरिटर बनानी होती है और आपकी पूरी किडनी बनानी होती है। ठीक है, और इसको आपने अब देखना है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ इसको जूम करके यहाँ से समझते हैं कि देखो ये जो उसने येलो कलर की बनाई है, येलो क्या है? येलो इट इज योर मीजोनेफ्रिक डक्ट। इट इज योर मीजोनेफ्रिक डक्ट। लेकिन जो ये वाली है, जो जिसको मैंने रेड किया है, दिस इज योर यूरिटेरिक बड। और यूरिटेरिक बड क्या करती है? ग्रो करती है। किसकी तरफ ग्रो करती है? मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम की तरफ ग्रो करती है। और दोनों मिलते हैं, और जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? हमारा पूरे का पूरा नेफ्रॉन मुकम्मल हो जाता है। लेकिन आपने इसमें एक्स्ट्रा बात इधर लिख लें, अगर आपने लिखनी है, वैसे पूछा नहीं जाता इतना, कि जो आपकी यूरिटेरिक बड होती है ना, ये पहले डेवलप होती है। जो यूरिटेरिक बड है, इट फर्स्ट डेवलप। पहले आपकी यूरिटेरिक बड डेवलप होती है। ये अपने स्ट्रक्चर जब कंप्लीट कर चुकी होती है तो फिर ये मैसेज देती है, फिर ये छेड़ती है किसको? आपके किसको छेड़ती है? मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम को, कि भाईजान अब तुम भी स्ट्रक्चर बना दो। तो पहले आपका जो होता है वो कैलिस बनता है, कलेक्टिंग डक्ट्स बनती हैं, यूरिटर बनती है। उसके बाद आपका क्या बनता है? ग्लोमरुलस बनता है, और क्या बनता है? आपकी पीसीटी बनती है, और क्या बनता है? आपकी डीसीटी बनती है। तो इस तरह आपका पूरे का पूरा नेफ्रॉन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उसने यही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं
कि जो अबेरेंट इंटरेक्शन है, अगर इनके दरमियान जो इंटरेक्शन थी, अगर जो वो एक दूसरे को अगर ये छेड़ रहे हैं, अगर ये एक दूसरे को ना छेड़े, अगर इनके दरमियान इंटरेक्शन ना हो, तो फिर क्या क्या मसला होगा। तो उसने यही लिखा हुआ है कि सेवरल कंजेनाइटल, के फिर जो बच्चा होगा उसमें काफी ज्यादा पैदाइशी मसले होंगे। पैदाइशी मसला कौन सा होगा कि या तो उसकी किडनी नहीं बनेगी, रीनल एजेनेसिस, मतलब कि उसकी किडनी सिरे से नहीं बनेगी, या फिर क्या होगा कि मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। और इस डिजीज को अभी अभी हम, इन दोनों डिजीज को अभी अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल आपने यही याद रखना है कि अगर इनके दरमियान इंटरेक्शन ना हो तो क्या होगा, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी होगी, या फिर रीनल एजेनेसिस। एजेनेसिस का मतलब क्या होता है, नॉट फॉर्मेशन, नॉट फॉर्म्ड, कि जो हमारी किडनी होगी वो बनेगी नहीं, नॉट फॉर्म्ड, कि जो आपकी किडनी होगी वो बनेगी नहीं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे उसने लिखा हुआ है यूटेरो पेल्विक जंक्शन। अब जो यूटेरो पेल्विक जंक्शन है, ये क्या चीज है, देखो इसको गौर से समझ लो, आपके बार बार ये काम भी आएगा। फर्ज करो कि ये क्या है, आपकी किडनी है, तो यहाँ से आपका एक स्ट्रक्चर निकल रहा आता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिटर कहते हैं। ठीक है, इस तरह ही होता है ना। अब जिस जगह से आपकी किडनी में स्ट्रक्चर जा रहे होते हैं और बाहर आ रहे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या, इसको हम, इस जगह को हम कहते हैं पेल्विस। इस जगह को हम क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। इस जगह को हम क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि यार जो यूरिटेरो पेल्विस जंक्शन है ये क्या है। तो ये क्या है, यूरिटर है, ये क्या है, यूरिटर है। और जाहिर बात है कि जो यहाँ पे यूरिटर आपकी एंटर हो रही है किस में, पेल्विस में, इसको हम क्या कहते हैं, यूरिटेरो यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन, यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन। लेकिन मसले वाली बात क्या है कि जो आपका यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन होता है ना, ये बड़ा नैरो होता है, ये बड़ा ना तंग सा होता है, नैरो होता है बेचारा। तो कोई भी मसला आ जाए, छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आ जाए, तो आपने ये एमसीक्यूज है, मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ एनाटॉमी में भी, कि जो आपका यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन होता है ना, ये नैरो होता है। और ये नैरो होता है तो कोई भी मसला आ जाए तो ये क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो आपको सबसे कॉमन जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो जो मिलती है वो कौन सी मिलती है, वो आपको मिलती है यूरिटेरो यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन की मिलती है। ठीक है, यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन की मिलती है। सर यूरिटर पेल्विस से निकल रहे हैं, हाँ तो यूरिटर पेल्विस से निकल रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई, और यही उसने बात लिखी हुई है। मैं इसको एक दफा रीड करवा देता हूँ, फिर आपकी जो ड्राई सा टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन, यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन वो क्या है कि ये क्या होता है, लास्ट टू कैनालाइज। एक तो ये नैरो होता है, और ये क्या होता है, सबसे आखिर में ये क्या होता है, इसकी कैनाल बनती है, कैनालाइज होता है, इसका जो ल्यूमन होता है वो ओपन होता है। तो इसलिए जो हमारे पैदाइशी ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो मोस्ट कॉमनली किस में होती है, मोस्ट कॉमनली किस में होती है, आपके यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन पे होती है। ठीक है, यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन पे होती है, कहाँ पे होती है, यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन पे। ये एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके अलावा उसमें लिखा हुआ है कि कैन बी यूनिलैटरल और बाइलैटरल, मतलब कि एक किडनी में भी हो सकता है और दोनों किडनी में भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी काज ऑफ प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस, इसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये आगे जाके टर्म आपको तंग करेगी, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस का क्या मतलब होता है। देखो, अभी आप लोगों ने गायनेकोलॉजी नहीं पढ़ी होगी तो इसलिए आपको प्री नेटल का भी मतलब नहीं पता होगा। प्री का मतलब क्या है, प्री का मतलब होता है बिफोर, प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर। ठीक है, बिफोर, बिफोर। और प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर। तो नेटल का मतलब क्या होता है, बर्थ। ठीक है, नेटल का मतलब क्या होता है, बर्थ, और प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर। तो आपने देखा होगा कि आप गायनेकोलॉजी में एक टर्म पढ़ते हो, एंटीनेटल या प्री नेटल। तो एंटीनेटल या प्री नेटल का मतलब क्या होता है कि हम वो वाली केयर जो बच्चे को दें या बच्चे का चेकअप करें, अभी वो बेचारा दुनिया में नहीं आया लेकिन हम उसको अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्री नेटल अल्ट्रासाउंड। कि जो हम पैदाइश से उस बच्चे के पैदा होने से पहले पहले चीजें करेंगे उसको हम कहते हैं प्री नेटल। अब आपके जहन में आ रहा है कि यार हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होती है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस का क्या मतलब होता है, देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। ये ध्यान से समझ लेना, ये आगे बार बार रिपीट होगा इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ। नेफ्रोसिस का मतलब क्या होगा, नेफ्रॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, नेफ्रॉन। अब होता क्या है, अब होता क्या है, फर्ज करो ये हम इसकी किडनी की डायग्राम पे दोबारा चलते हैं। ये आपकी किडनी है और ये इसकी डायग्राम है। देखो, फर्ज करो कि क्या होता है कि आपकी ये जो यूरिटर है, इसको मैं ग्रीन से बना देता हूँ, जो आपकी यूरिटर है ये क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। ये क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। तो जब ब्लॉक होगी तो क्या होगा, आपका जो यूरिन होगा वो वापस वापस की तरफ बैक फ्लो करेगा, किसकी तरफ, किडनी की तरफ ब्लॉक बैक फ्लो करेगा। तो जिससे क्या होगा, जो आपका कोर्टेक्स है, जो आपका कोर्टेक्स है और जो आपका मेड्यूला है, ये क्या कर जाएंगे, दे बोथ स्वेल। ये क्या कर जाएंगे, ये दोनों क्या कर जाएंगे, सूज जाएंगे, इनकी स्वेलिंग हो जाएगी, ये क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्यों, क्योंकि जो आपका यूरिन है वो आगे ऑब्स्ट्रक्ट है, बंद हो गया है, जिसकी वजह से आपका यूरिन वापस आ रहा है किडनी की तरफ और किडनी को डैमेज कर रहा है। आपकी यूरिटर
आपके जो ये नेफ्रॉन है, जो कोर्टिकल नेफ्रॉन या मेडुलरी नेफ्रॉन, जितनी भी किडनी होगी वो क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, वो सूज जाएगी, वो बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। और आपने याद रखना है, क्या याद रखना है, हाइड्रोनेफ्रोसिस को हम अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं। अब हम किसी बंदे का हम अल्ट्रासाउंड करें तो उसमें हम क्या देख सकते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो प्री नेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन हम वो एक जो लेडी है जो प्रेग्नेंट है वो अपने डॉक्टर के पास जाती है, और जब वो अल्ट्रासाउंड करेगा तो उसको अगर बेबी को कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको क्या मिलेगी, हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलेगी। इसको हम दोबारा पढ़ते हैं, फिर आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो प्री नेटल और एंटी नेटल, दो लफ्ज आगे शायद रिपीट हो। प्री नेटल का मतलब होता है पैदाइश से पहले, एंटी नेटल का मतलब ये होता है पैदाइश से पहले या पैदाइश के इर्द गिर्द। ठीक है,